वेलकम बैक व्यूवर्स मॉर्निंग स्पॉट में एक बार फिर। और हमने कहा था ना कि लोगों को बड़ी ख्वाहिश है कि एंटी एजिंग के लिए क्या किया जाए, कैसे एंटी एजिंग हासिल की जा सकती है। और उम्र रोकना या उम्र कम करना आपके इख्तियार में नहीं है, लेकिन बढ़ती उम्र के साथ साथ चीज़ों को बेहतर करना ये आपके इख्तियार में बिल्कुल अल्लाह ताला ने दिया है। और उसमें हमें फ़ीडबैक मिला पिछले प्रोग्राम्स के अंदर कि आपने स्किन पे बात की, आपने नेल्स पे बात की, आपने हेयर्स पे बात की, कुछ चीज़ें मुख्तलिफ़ एंगल से भी आप डिस्कस करें। तो आप लोगों की फरमाइश के ऊपर आज हमने हमारी बड़ी प्यारी गेस्ट हैं और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की ये एस्थेटिक डॉक्टर हैं। इनका जो काम है, इनके जो पेशेंट्स हैं और जो आज इनके व्यूवर्स हैं, इनको देखने के लिए इस वक्त स्क्रीन पर बैठे हुए हैं डॉक्टर मानूर। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। फाइनली आप आ गई आज टाइम निकाल के ना। बिल्कुल ऐसे तो मानूर, बहुत सारे सवालात हैं और वक्त कम रहता है, तो मैं चाहूँगा चिट चैट से ज़्यादा मैं उस इन्फॉर्मेशन की तरफ चले जाऊँ जो आपके व्यूवर्स, आपके फैंस चाहते हैं कि आप उस बारे में बताएं। बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो मुख्तलिफ़ स्किन की जो बीमारियां हैं वो लेकर आपके पास आते हैं, परेशान भी होते हैं। और मेरे पास बड़े मैसेजेस आए इनबॉक्स के अंदर कि हमें ये डिजीज़ हैं स्किन के, तो एस्थेटिक्स के जो लोग हैं इनसे पूछें कि इसका क्या ट्रीटमेंट हो सकता है। क्योंकि मार्केट के अंदर सबसे बड़ा मसला ये है कि आजकल हर दूसरा बंदा एस्थेटिक के अंदर घुसा हुआ है और वो डॉक्टर नहीं भी है, लेकिन डॉक्टर नाम लगा के और वो फिर पेशेंट्स को पागल बना रहे हैं। सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगा कि कौन कौन से डिजीज़, कौन कौन सी बीमारियाँ, कौन कौन सी चीज़ें लेकर आपके पास क्वेश्चंस लेकर, क्यूरीज लेकर आते हैं लोग इस वक्त? अच्छा, आजकल जो सबसे ज़्यादा हमारे पास पेशेंट्स आ रहे हैं वो एक्नी के और मेलास्मा के। मेलास्मा इतना कॉमन हो गया है क्योंकि लोग सन ब्लॉक को भूल चुके हैं टोटली। मतलब कुछ लोग हैं जिनकी नॉलेज में है वो लगाते हैं और फिर उनको ये नहीं पता कि सन ब्लॉक को आपने रीअप्लाई भी करना होता है। ठीक है, अच्छा। लाइक सुबह लगा के आप निकल रहे हो तो पूरा दिन उस सन ब्लॉक में आपका नहीं गुजरता। आपने उसको 3-4 आवर्स के बाद आपने उसको दोबारा लगाना है, इवन आपके मेकअप के ऊपर भी। और लगता है, और दूसरी बात सबको ये लगती है कि अगर हम जब बाहर निकल रहे हैं तो फिर ही हमने सन ब्लॉक लगाना है। घर पे बैठे हुए भी आपने सन ब्लॉक लगाना है। आप अपना मोबाइल यूज़ करते हो, आप लैपटॉप यूज़ करते हो, और ख़वातीनें जो हैं वो किचन में जाती हैं तो वहाँ पे भी हीट आपके फेस पे आती है, आपकी स्किन पे आ रही होती है, तो उसके लिए आपको सन ब्लॉक ज़रूर लगाना है। तो मेलास्मा को हम इससे कवर कर सकते हैं, पिगमेंटेशन। और एक्नी के फिर वो काफ़ी सारे कॉजेज़ हो जाते हैं। अच्छा, एंटी एजिंग एक टर्म यूज़ होती है, हर शख्स को शौक है और प्रोडक्ट्स पे लिखा हुआ भी होता है एंटी एजिंग सीरम है, एंटी एजिंग क्रीम है, एंटी एजिंग कैप्सूल्स हैं। क्या इस तरह जो लोग हैं उनको शौक तो बहुत है, ऐसे प्रोडक्ट्स मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं जो एंटी एजिंग का काम करते हैं, और वुड यू रेकमेंड दोज प्रोडक्ट्स फॉर योर पेशेंट्स? अच्छा, सबसे पहले तो एंटी एजिंग आप किस लिए, किस चीज़ के लिए? या तो आप रिंकल्स के लिए कर रहे हैं, ठीक है, या तो आपकी स्किन डल फील हो रही है जिसमें आपकी एज ज़्यादा बड़ी लग रही है, तो उसके लिए डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं। मैं तो सबसे पहले कहूँगी अपनी बेसिक स्किन केयर रूटीन रखें, उसके बाद किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाकर वहाँ से आप सजेस्ट करें। ऐसे ही जाके मार्केट में आपने मेडिसिन कोई भी ख़रीद के, मेडिकल स्टोर वाले बोलते हैं ये वाइटनिंग की है ये आप ले लें, और ये रिंकल्स की है ये आप ले लें, चले जाएंगे, तो ऐसे नहीं होता। मतलब लेकिन ये काम करती हैं ये जो प्रोडक्ट्स होते हैं, कुछ हद तक एज को स्लो डाउन करते हैं ये कुछ हद तक। जैसे कोलेजन है, कोलेजन आप अर्ली स्टार्ट करेंगे तो आपके जो फाइन लाइंस हैं वो थोड़ा आना लेट होंगी और स्किन रिजुविनेशन होगी, ये है। अच्छा, पेशेंट्स को आप ज़्यादातर कहाँ पे ज़्यादा फ्लो देखती हैं आजकल के, कौन सा ट्रीटमेंट कराने आते हैं? क्योंकि मैंने देखा लोगों को अब काफ़ी ज़्यादा नॉलेज हो चुकी है कि हमने पीआरपी कराना है, हेड पीआरपी है, हेयर पीआरपी है, स्किन पीआरपी है, या फिर जो वाइटनिंग ड्रिप्स हैं उसके हवाले से। वाइटनिंग ड्रिप्स में भी लोगों को पता है कि भाई इसमें ग्लूटा कितना % ऐड है, इसके अंदर विटामिन सी कितना ऐड है, और इसकी क्या जो है वो साइकिल है। ये तमाम चीज़ें अब लोग वर्किंग करके आ रहे हैं। तो लोग ज़्यादातर किन ट्रीटमेंट्स की तरफ आजकल मुतवज्जो हो रहे हैं? अच्छा, आजकल पीआरपी की बहुत ज़्यादा हाइप हो गई, आजकल नहीं काफ़ी टाइम से, और उसी की ही हाइप चल रही होती है। लेकिन लोगों को ये नहीं पता कि एक दफ़ा आप आके पीआरपी करवा रहे हैं तो सब मसले हल उससे नहीं होते। आपने उस चीज़ को मेंटेन करना होता है। मिनिमम आपने एटलीस्ट जो है 3 सेशंस इनिशियली लेने हैं, उसके बाद थोड़ा गैप देके फिर आप उस सेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं। अच्छा, तो पीआरपी एक सेशन के बीच में कितना गैप होना चाहिए? 1 मंथ का। अगर आप उसको लाइक प्रॉपर जैसे मीज़ोथेरेपी के साथ कर रहे हैं, एक दूसरी हमारी होती है एग्रेसिव माइक्रो नीडलिंग,
ठीक है। ठीक है। तो उसमें हम 1 मंथ डीप डीप होती है, आपकी स्किन के डीप लेयर की तरफ जा रही होती है। थ्रेशोल्ड भी ज्यादा होता है उसमें? बिल्कुल होता है, बिल्कुल नमिंग होता क्रीम है। लगाई नमिंग जाती क्रीम है। होती है, लेकिन काफ़ी लोगों का पेन थ्रेशोल्ड अच्छा होता है, वो बेयर कर लेते हैं। तो उसके लिए हमने 1 मंथ का गैप देना होता है। बाकी अगर हम सिर्फ ऐसे ही हल्की सी माइक्रो नीडलिंग कर रहे हैं 0.5 पर या 1 पर या इंजेक्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए 15 डेज़ का भी गैप। लेकिन मैं सजेस्ट करती हूँ कि स्किन के लिए, लाइक फेस के लिए आप 1 मंथ का दें, हेयर के लिए 15 डेज़ का, अगर तो हेयर फॉल ज़्यादा हो रहा है तो। अच्छा, चाहे वो हेड हो या बियर्ड हो, मुख्तलिफ लोग बियर्ड पर भी आते हैं, हेड पर भी आते हैं। इससे हेयर रीग्रोथ के अंदर फ़र्क पड़ता है? अच्छा, इनिशियल आपके जो सेशंस होंगे उसमें आपका सबसे पहले हेयर फॉल रुकेगा, उसके बाद आपके बेबी हेयर्स आना शुरू होंगे। पहले वो कॉज ख़त्म करेगा कि गिर रहे हैं, क्यों गिर रहे हैं, उसके बाद और वो... एक चीज़ मैं दूसरी ऐड करना चाहूँगी कि हेयर फॉल का भी हमने पहले कॉज देखना है, रूट कॉज है क्या, कि वो हो क्यों रहा है। काफ़ी सारे कॉजेज़ होते हैं। सबसे पहले तो आपकी वाइटामिन्स, आप प्रॉपर अपनी डाइट नहीं ले रहे हो, आयरन रिच फूड नहीं ले रहे हैं, और विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, उससे भी होता है, उससे हेयर फॉल भी होता है, आपके हेयर वाइट भी होते हैं। ये है। और हमारा यहाँ पे कराची का पानी बालों के लिए सूटेबल नहीं है, आपको पता है। और दूसरा ये कि आपकी हेरिडिटी बहुत जो है रोल प्ले करती है, आपकी जेनेटिक्स। तो जब आपको मतलब पता जेनेटिक्स में अगर बाप दादा के सर पे बाल नहीं थे आफ्टर 40, तो चांसेस हैं कि आपके भी बाल नहीं होंगे। बिल्कुल नहीं होंगे। तो क्या आप उस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं? कंट्रोल इनिशियली आप पीआरपी करवाना स्टार्ट करें। इवन जब आपके हेयर फॉल आपको फील हो कि 1-2 बाल ज़्यादा गिर रहे हैं, तो आप उसको पीआरपी करना स्टार्ट करें, अपनी हेयर की केयर करें, ऑयलिंग करें, अच्छा फूड लें, प्रोटीन लें, ये सारी चीज़ें लें। ठीक है। अब जो मैं सवाल व्यूअर्स डॉक्टर मानूर से करने जा रहा हूँ, आई एम 110% श्योर कि यू गोना वॉच दिस वीडियो 100 टाइम्स। मानूर, पीआरपी, पीआरजीएफ, पीआरएफ, व्हाट इज़ द डिफरेंस among these things, these terms? इसमें ग्रोथ फैक्टर्स का डिफरेंस होता है। एक आप प्रोसीजर जो आप पीआरपी ब्लड ड्रॉ कर, पहले तो हम ब्लड ड्रॉ करते हैं, उसको सेंट्रीफ्यूज करके उसको फिर हम इंजेक्ट करते हैं। उसके पूरे प्रोसीजर में कि जैसे पीआरपी में हम फ़ौरन ही ब्लड निकाल के उसको हम सेंट्रीफ्यूज मशीन में डाल देते हैं। दूसरी चीज़ों में हमने उसको फिर वो पूरा एक लंबा प्रोसीजर हो जाता है। स्पीड का फ़र्क होता है, टाइम ड्यूरेशन का कि कितनी देर बाहर रखना है। फिर दूसरी एक प्लस पॉइंट मैं बताना चाहूँगी, आपने उसमें एक्टिवेटर भी ऐड करना है। आप प्लेटिलेट्स तो लगा रहे हैं, ठीक है, जो प्लाज्मा आप लगा रहे हैं, करना है तीनों में से आप उसमें तीनों में ऐड करना है। लेकिन काफ़ी सारे लोग ऐसे ही पीआरपी कर लेते हैं। अच्छा, आपने प्लाज्मा निकाला, उसके बाद उसमें आपने एक्टिवेटर ऐड कर लिया, बायोटिन ऐड कर ली, जो प्लेटिलेट जैसे हम लगा रहे हैं वो। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये सीरम्स होते हैं जिनको ऐड करना होता है, वो या वो अलग है? आप कह सकते हैं सीरम्स होते हैं, या कोई भी लाइक मीज़ो की तरह होता है। ठीक है। क्या करता है, आपके प्लेटिलेट्स से समझे बॉल है, वो बंद है, एक्टिवेटर आके उसको खोल देता है, एक्टिव कर देता है, ताकि वो अपना काम जो है करना स्टार्ट कर दे। ये तो पता ही नहीं चलेगा हमें, ये हम अगर पेशेंट जाता है डॉक्टर के पास, सो हाउ वुड आई नो कि इसने एक्टिवेटर ऐड किया है? डॉक्टर से पूछना है कि आप ट्यूब कौन सी यूज़ करते हैं, किसी ट्यूब में भी एक्टिवेटर ऑलरेडी। ये बताएं कि डॉक्टर के पास जाके पूछना है क्या, किस तरह पकड़ सकते हैं ये नीम हकीम जो लोग हैं इनको? आपने जाकर वहाँ से पूछना है कि आप कौन सा ट्यूब यूज़ करते हैं, ठीक है। ट्यूब पे लिखा होता है एक्टिवेटर और बायोटिन ऐड है इसमें। सिंपल जो ट्यूब होगा उस पर नहीं लिखा होगा। आपने एक तो ये सवाल पूछना है, दूसरा ये पूछना है कि अगर वो ट्यूब यूज़ नहीं करते एक्टिवेटर वाला, काफ़ी लोग नहीं करते, बाद में एक्टिवेटर ऐड करते हैं, तो बाद में आप कौन सा एक्टिवेटर ऐड कर रहे हैं, ये नॉलेज में आपके होना चाहिए ये बात। ठीक है, वेरी गुड। ये तो बड़ा अच्छा इन्फॉर्मेटिव आपने एक जवाब दिया है। अच्छा मानूर, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं विच आई एम गोना आस्क अबाउट ट्रीटमेंट्स। कौन कौन से ट्रीटमेंट्स हैं जो आप ख़ुद इस वक्त पाकिस्तान में रहते हुए कर रही हैं, और अगर उसको कंपैरिजन किया जाए इस वक्त बाहर दूसरे कंट्रीज़ से, तो वहाँ पे भी वो बहुत ज़्यादा आम हो चुके हैं? क्योंकि यहाँ एक ब्रिज गैप है कि वहाँ जब चीज़ नॉर्मल हो जाती है तो यहाँ पर बड़ा बूम होता है, यहाँ जब नॉर्मल हो रही है तो वो ख़त्म हो चुकी थी वहाँ से। कौन कौन से ऐसे ट्रीटमेंट्स हैं जो आप इस वक्त कर रही हैं? अच्छा, सबसे पहले इंजेक्टेबल तो यहाँ पे सभी हो रहे हैं, सब डॉक्टर्स कर रहे हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं। डॉक्टर्स, मैं फिर रिपीट करूँगी, डॉक्टर्स, क्वालिफाइड डॉक्टर्स। अच्छा, बाकी जो है मशीन्स की काफ़ी सारी ऐसी हैं जो हमारे पास अभी तक पाकिस्तान में आई ही नहीं है। जैसे अभी मॉर्फियस की हम बात करें, सिल्फम एक्स है, तो अभी हमारे कोई 1-1.5 साल हुआ है कि वो आना शुरू हुई है, ठीक है। अभी भी मॉर्फियस की काफ़ी हाइप है, बाहर ये काफ़ी पहले आ गई थी।
और अभी भी बाहर ऐसी सारी मशीन्स हैं, ऐसे लेज़र्स हैं जो अभी तक पाकिस्तान में नहीं आए, इंशाल्लाह आ जाएंगे जल्दी। ये ट्रीटमेंट्स अगर आ जाते हैं तो ये बड़े कॉस्टली होंगे? हाँ, लेज़र्स की मशीन वैसे ही आपको बहुत कॉस्ट करती है। दूसरा, जब आप एक मशीन ख़रीदते हैं अपने काफ़ी सारे पैसे लगाकर, तो आप पेशेंट को भी उतना ही चार्ज करेंगे, अक्सर करके यही होता है। अच्छा, एक चीज़ ये है, लोगों का सवाल है, क्योंकि मेरे पास बड़े डीएम्स आए कि आप ये सवाल ज़रूर कीजिएगा डॉक्टर साहिबा से, ये जो 1-2-3 हज़ार रुपये तक पहुंच गई है पीआरपी, इज़ इट जस्टिफाइएबल या ये बेवकूफ़ बना रहे हैं? ये है कि उसमें फिर वो सारी चीज़ें नहीं है, वो सिंपल आपका ब्लड निकाल के, वो भी पता नहीं किस मेथड से निकाल रहे हैं। लाइक मेथड तो चले वही होता है, लेकिन वो किस स्पीड से उसको कर रहे हैं, कितना प्लाज्मा निकाल रहे हैं, और विदाउट एक्टिवेटर, विदाउट बायोटिन वो लगा रहे हैं, तो उसका इतना असर नहीं होता, इतनी इफ़ेक्टिव नहीं होती। तो इसलिए मैं कहूँगी सैलून पे भी, हाँ, सैलून पे भी आजकल हाइड्रोफेशियल हो रहा है, पीआरपीज़ हो रही हैं, तो ऐसी जगह ना जाए जहाँ पे 3-4 के हज़ार के उसमें चक्कर में आप सस्ती चीज़ करवा लेते हो, लेकिन वो इफ़ेक्टिव नहीं होती। अगर गलत हो जाए ट्रीटमेंट, वर्स्ट कंडीशन क्या हो सकती है? इन्फेक्शन हो सकता है। अच्छा, हाँ, इन्फेक्शन हो सकता है। बताएं कैसे, क्या इन्फेक्शन हो सकता है? ये है कि अगर आपकी फेस पे कहीं सही जगह नहीं लगी, उन्होंने कहीं भी इंजेक्ट कर लिया, इन्फेक्शन हो सकता है, आपकी जो है पस निकल सकती है, वहाँ पे स्वेलिंग हो सकती है, नोड्यूल्स बन सकते हैं, पेनफुल होगा वो बहुत, ये सारी चीज़ें होती हैं। ये बड़ी अच्छी एक इन्फॉर्मेशन है कि इन चीज़ों का आपने जो है वो ख्याल रखना है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सवाल और है, हम देखते हैं कि आजकल लोगों के अंदर एक बड़ा क्रेज़ है कि बड़ी बेबी स्किन होनी चाहिए, बड़ी ग्लोई स्किन होनी चाहिए, वो मिरर स्किन जिसे कहते हैं, वो आजकल कोरियन बड़े मार्केट के अंदर ट्रेंडिंग के अंदर हैं, तो वो उसको हम फॉलो करने की कोशिश करते हैं कि बिल्कुल कोई फ्रैकल्स नहीं होनी चाहिए, पिगमेंटेशन नहीं होनी चाहिए, कोई एक्नी नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। अब इनको किस तरह से हासिल किया जाता है, उसके लिए एक चीज़ हमारे सामने आती है, रेटिनॉल। बिल्कुल, रेटिनॉल कहते हैं कि ये जादू है, ये जो है वो तिल्स्माती कोई ऐसी जड़ी बूटी है, इसको बस आपने लगाया और सब कुछ आपका मसला हल हो जाएगा। What is basically retinol and how can I use, how do we use these things? अच्छा, सबसे पहले जो आपका पहला क्वेश्चन था कि स्किन, ग्लास स्किन, तो मैं ये कहना चाहूँगी ग्लास स्किन आपकी कभी भी नहीं होती। दूसरे फिल्टर के साथ होती है। फिल्टर के साथ नॉर्मल स्किन टेक्सचर जो होता है, आपके ओपन पोर्स होते हैं और कहीं पे कोई निशान हो गया, ऐसे नॉर्मल। ये है कि आपके फेस पे एक्नी नहीं होनी चाहिए, आप कोशिश करें आपका फेस प्लम्प लगे, मॉइस्चराइज हो और वो ड्राई ना हो, ये सारी। दूसरा हम बात करेंगे रेटिनॉल पे, तो लोग रेटिनॉल ख़रीद लेते हैं, ना कि उसकी परसेंटेज देखते हैं, ना कुछ कि उसको कैसे यूज़ करना है, बस उनको डेली वो लगाना होता है कि भाई सारे रिंकल्स चले जाएंगे, हमारी स्किन अच्छी हो जाएगी। रेटिनॉल बेसिकली इज़ अ टाइप ऑफ विटामिन ए। आपने इनिशियली जो शुरू करना है वो अपने 23-24 ईयर्स के बाद शुरू करना है, अर्ली एज, टीन एज में आपने उसको स्टार्ट नहीं करना। दूसरा ये कि आपने 0.5 से स्टार्ट करना है। पहले तो आप ब्रांड चूज़ करें कि किसी अच्छा जो वाकई में अंदर रेटिनॉल हो, वो आप ले 0.5 से स्टार्ट करें, फिर 3 मंथ्स बाद आप उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं, और ट्वाइस अ वीक, डेली नहीं लगाना होता। और रेटिनॉल लगाने के 20 मिनट्स बाद यू हैव टू अप्लाई योर मॉइस्चराइज़र। आपने अपना मॉइस्चराइज़र ज़रूर लगाना है, क्योंकि रेटिनॉल स्किन को ड्राई कर देता है, तो डेड स्किन को पील ऑफ करके फिर वो बिल्कुल वो एक पूरा स्किन को रिजुविनेट कर रहा होता है। कुछ लोग कहते हैं कि रेटिनॉल अगर आपने ज़्यादा देर लगा लिया, क्वांटिटी कर ली, स्किन बर्न भी हो सकती है। बिल्कुल, आपकी पर्जिंग हो सकती है, एक्नी हो सकती है, सारी चीज़ें हो सकती हैं। अच्छा, एक सवाल एक्टिव है, बहुत स्ट्रॉन्ग चीज़ है। एक सवाल ये भी आता है कि रेटिनॉल को आप सैंडविच करके लगाएं, पहले मॉइस्चराइज करें, फिर रेटिनॉल लगाएं, देन मॉइस्चराइज करें। बहुत अच्छा मेथड है जिनकी सेंसिटिव स्किन है। अब थोड़ी सी रेटिनॉल की एक वो हो सकता है कि उसकी काम करना थोड़ा सा स्लो हो जाएगा, क्योंकि हम नीचे भी मॉइस्चराइज़र लगा रहे हैं, ऊपर भी रेटिनॉल के मॉइस्चराइज़र लगा रहे हैं, लेकिन ये है कि आपको पर्जिंग नहीं होगी, ज़्यादा आपकी स्किन ड्राई नहीं होगी, तो वो बहुत अच्छा मेथड है फॉर सेंसिटिव स्किन। अच्छा भाई, हमारे जो फीडबैक के पेजेस हैं उसके ऊपर माशाल्लाह जो छोटी बच्ची हैं उनके बड़े क्वेश्चन आए, और ख़ासतौर पे लड़कों के भी आए। भाई जवानी के अंदर हमने देखा है कि जब हार्मोनल चेंजेस आते हैं तो एक्नी जो है वो चेहरे पर आते हैं। इट हैपन्स एवरीवेयर ना, इन एवरी ब्रीड ऑफ ह्यूमन। लेकिन बड़े क्यूरियस होते हैं उस वक्त ना, अच्छा लगने की चाहत भी होती है और साफ़ सुथरी स्किन की भी एक ख्वाहिश होती है। कैसे बचा जा सकता है
उस एज से लेके इस एज तक की अगर बात कर लें हम, टीन एज जब ख़त्म हो रही होती तब तक ये रहते हैं ऑलमोस्ट, कुछ लोगों के उसके बाद तक रहते हैं, तो कैसे इसकी हिफाजत की जा सकती है अच्छा, स्किन की? टीन एज में तो मैं कहूँगी कि एक्नी के लिए आप एक अच्छा आपने फेस वॉश लेना है जिसमें सैलिसिलिक एसिड हो, वो आपने यूज़ करना है। अच्छा सन ब्लॉक जो आपको सूट करे और अच्छा मॉइस्चराइज़र, कोई थिक सा हैवी सा मॉइस्चराइज़र नहीं, क्योंकि वो आपकी एक्नी को और बढ़ाएगा। कोई लाइट सा जेल बेस्ड मॉइस्चराइज़र टीन एज में, क्योंकि टीन एज में ये हार्मोनल चेंजेस होती रहती है, एक्नी होगी ख़त्म होगी ख़त्म होगी होगी ऐसे करके 23-24 तक आपकी ये रहेगी। अच्छा, अगर आप ओल्ड एज में लाइक 24 के बाद भी आपको हो रही है तो उससे पहले उसके बाद जो है आपने कॉज देखना होता है एक्नी का। आपके हार्मोन्स जो है डिस्टर्ब है, आपकी डाइट अच्छी नहीं है, ऑयली फूड ज़्यादा है, आपका स्टमक ख़राब रहता है, ये सारे कॉजेज़ होते हैं। तो हमने पहले कॉज को ट्रीट करना है, फिर एक्नी को। अच्छा, एक्नी को फिर ट्रीट करने के लिए स्किन केयर रूटीन आपकी अच्छी होनी चाहिए। दूसरी, हमारे पास एक्नी की पील्स आती हैं, लेज़र्स आते हैं, ये सारी चीज़ें आ रही होती हैं। अच्छा, एक्नी के साथ एक और चीज़ जुड़ी हुई है भाई, बड़ी जो एडवर्टिजमेंट क्रीम कंपनीज़ है ना, वो मेरे पीछे पड़ देंगी सवाल के बाद। ये जो एक कॉन्सेप्ट है, हम देखते हैं कि मेरे बचपन से लेके आज तक की बड़ी जवानी के अंदर कॉन्सेप्ट ख़त्म नहीं हो सका। फार्मूला क्रीम्स लगाएं और एकदम से गोरे हो जाएं, ये गोरा होने का कॉन्सेप्ट कब ख़त्म होगा हमारी लाइफ से? हेल्दी स्किन और अच्छी स्किन, ग्लोई स्किन तो समझ में आती है, लेकिन वो एक रंग को अजीब व गरीब सिमत में जाके गोरा करना, और कान काले हैं, गर्दन काली है, लेकिन मुंह जो है वो चमकता हुआ आना चाहिए, इस कॉन्सेप्ट को ख़त्म करने के लिए क्या अवेयरनेस देंगी आप? ये कि आपकी स्किन ग्लोइंग होनी चाहिए, ना कि वाइट। मैं कहूँगी घर पे अगर आपके वाइटनिंग क्रीम पड़ी है, आप उसको उठा के डस्टबिन में फेंक दें, वो इतनी नुकसानकार है आपके लिए, वो पैसे ज़ाया हो रहे हैं तो उसको होने जब दें। आप छोड़ते हैं तब बड़े बड़े एक्नी निकल कर आते हैं, निकल जो आती खत्म है, नहीं होते आपकी एक साल स्किन तक। पतली हो जाती है क्योंकि उसमें मर्करी होती है। आपकी स्किन इतनी सेंसिटिव हो जाती है, आप फिर कोई भी चीज़ लगाएंगे आपको बर्निंग फील होगी। आप बाहर जाएंगे सूरज में, सन ब्लॉक लगा कर जाएंगे, फिर भी आपको बर्निंग फील होगी। आपकी स्किन इतनी सेंसिटिव हो जाती है। तो मैं कहूँगी ग्लोइंग स्किन पे आप ज़्यादा, ब्राइट स्किन पे ज़्यादा फोकस रखें एज़ कम्पेयर टू वाइटनिंग के। ठीक है, एक सवाल और मैं करना चाह रहा हूँ, क्योंकि आप हैं तो मैं चाह रहा हूँ कि सारी चीज़ें पूछ ली जाएँ व्यूवर्स के लिए जो क्वेश्चंस आए। पिगमेंटेशन, मिलाजमा के हवाले से भी सवालात बहुत से आए कि इसको कैसे ट्रीट किया जा सकता है? अच्छा, पहले तो प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, आपने सुना होगा। तो मैं ये कहूँगी सबसे पहले तो आप प्रिवेंट करें कि वो चीज़ हो ही नहीं। प्रिवेंशन के लिए हमने क्या करना है, सन ब्लॉक। सन ब्लॉक आपने अपने बैग में रख लेना है। हर 3-4 घंटे बाद, लड़कों को भी, ना कि सिर्फ लड़कियों को, आपने वो रीअप्लाई करते रहना है। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं कि वो एक चीज़ हो गई, आपने नहीं लगाया सन ब्लॉक, आप किचन में गई, आप बाहर धूप में निकले, वो एक चीज़ हो गई, सनबर्न हो गया। उसके बाद उसको कैसे ट्रीट करना है? आपकी डाइट, सिट्रस फ्रूट्स आपने ज़्यादा लेने हैं जिसमें विटामिन सी हो। विटामिन सी का पिगमेंटेशन, मेलास्मा घटाने में बहुत अच्छा रोल है। दूसरा, फिर हम उसकी ट्रीटमेंट्स में आ जाए। विटामिन सी की टैबलेट्स भी ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं, जो पानी में आती है, फिज हो जाती है। बिल्कुल, वो तो वैसे भी लेनी चाहिए। अच्छा, ठीक है, वो वैसे भी आपने लेनी चाहिए। दूसरा, फिर उसके बाद मल्टीपल क्रीम्स आती हैं, हाइड्रोक्विनोन आता है, हाइड्रोक्विनोन वो हम लगाते हैं। दूसरा, लेज़र्स हैं उसके लिए, पिगमेंटेशन के लिए, माइक्रो नीडलिंग है, और जो है सिल्फम एक्स विथ एक्सोसोम्स आप करें, विथ PRP करें तो उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। लाइट थेरेपीज़ आती हैं। ये ठीक है, तो आखिर में ये भी बताइएगा, क्योंकि दामन वक्त में गुंजाइश ख़त्म हो रही है, मैं हमेशा कहता हूँ ये जुमला, स्किन हो गई, हेयर्स हो गए, नेल्स हो गए, ओवरऑल हम इन चीज़ों को नज़रअंदाज करते हैं कहीं ना कहीं। हम फिज़िकली तो अपनी ख्याल रखते हैं कि जिम भी चले गए, फिटनेस का भी ख्याल रखा, और ड्रेस भी अच्छा वेयर कर लिया। इन चीज़ों का ख्याल रखने के लिए डाइट बहुत ज़रूरी है। तो कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन से फ्रूट्स हैं, वेजेस हैं जिनका इनटेक आप कर सकते हैं तो आप इसको हेल्दी बना सकते हैं? अच्छा, जैसे फ्रूट्स में हमारे पास सारे सिट्रस, वैसे तो सारे फ्रूट्स आपकी हेल्थ के लिए अच्छे हैं, लेकिन जो सिट्रस फ्रूट्स हैं वो आपकी स्किन पे बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं, जिसमें आपके ऑरेंजेस हो गए, लेमन हो गया, लेमन वाटर आप पी सकते हैं, ये सारी चीज़ें। दूसरा, आयरन रिच फूड। ठीक है, आयरन रिच फूड जैसे पालक हो गई, हमारे लोबिया हो गए, प्रोटीन जैसे हम खा रहे हैं, फ़िश खा रहे हैं, हम मीट ले रहे हैं, ये सारी चीज़ों से आपके हेयर, आपकी स्किन, आपके नेल्स, आपकी ओवरऑल हेल्थ जो है बहुत अच्छी होगी। चलें जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर महानूर, बड़ा इन्फॉर्मेटिव सेगमेंट रहा डॉक्टर साहिबा के साथ। अब आप लोगों के जो सवालात थे उसको हम एड्रेस भी करते हैं, यहाँ पर गेस्ट बुलाकर कोशिश करते हैं कि उनसे जवाबात लिए जाएँ, जो उनकी एक्सपर्टीज़ हैं वो आपके सामने रखी जाएँ।
आई थिंक इट्स मोर देन इनफ कि आपके वो क्वेश्चंस जो थे, मैं कोशिश करता रहा कि हर क्वेश्चन का आप इनसे जवाब ले लिया जाए। और प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ है। कल के रोज़ भी हमारे एक बड़ी अच्छी गेस्ट आने जा रही हैं, आज से मैं बता रहा हूँ, जिनके बारे में मैं आपको कल आगाज़ में ही बताऊँगा। लेकिन ये बता दूँ कि कल का मॉर्निंग शो आपने स्किप नहीं करना है। इफ़ यू मिस इट, यू गोना मिस इट फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। इसी के साथ अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त, और हमारी जो गेस्ट थी आप उनको भी फॉलो कर सकते हैं, उनको भी आप उनके पेजेस पे जाकर फीडबैक दे सकते हैं और उनसे और ज़्यादा उनको तंग करके क्वेश्चंस कर सकते हैं। जो डिजीज़ हैं, जो ट्रीटमेंट्स हैं, तो वो आपको ज़रूर वक्त निकाल के आंसर करेंगी। इसी के साथ अपने मेज़बान बिलाल ख़ान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।